Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of June 2022. First of all, I'm really very sorry for not making the video for the last 4 days. 4 दिन हो गए वीडियो नहीं बन पाया था. Some unsaid, untold reasons are there for which the video cannot be made. But आज योगा डे है, इंटरनेशनल योग डे है. आई होप आप लोगों ने योगा किया होगा. एक्चुअली आई डिड इट इन द मॉर्निंग ओनली. सुबह मैंने आज योगा किया, उसके बाद फ्रेश माइंड से अभी मैं दोबारा से एक बार शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ. I hope you people will pardon me for not making the videos for the last 4 days. You will definitely pardon me and I will definitely try to cover up the backlog. आज आपको पुराने सारे चारों दिन के वीडियोस डिटेल्ड एनालिसिस में मिल जाएंगे. टेंशन मत लीजिए, आपका कोई पार्ट मिस नहीं होने दूंगा मैं. आज कंप्लीट कर देंगे, है ना. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के प्रीलिम्स के लिए सवालों के साथ. सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी. तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर के बेटे की लव स्टोरी में से कौन सी किताब में है? ए है मेघदूत, सेकंड है मालविका अग्निमित्र, थर्ड है रत्नावली या फोर्थ है स्वप्नवास वदत्त. ठीक है ना. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी किताब में जो फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के, पुष्यमित्र शुंग जो था, उनके जो पुत्र हैं उनके बेटे की स्टोरी, लव स्टोरी है. तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग आंसर करिएगा. सेकंड सवाल है, टोलमी अ ग्रीक राइटर मेंशंस मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द डेक्कन. अमंग देम द ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ सतवहनाज इन द वेस्टर्न डेक्कन वाज. सतवहनाज का सबसे ग्रेटेस्ट पोर्ट कौन सा था, जो कि टोलमी ने बताया था, हु वाज अ ग्रीक राइटर. ऑप्शंस है पुलामयी, सतकर्णी, कल्याणी या गंजम. तो आपको इसका आंसर देना है. थर्ड सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हर्षाज रूल, यानी हर्षवर्धन के रूल के समय में कौन सी चीजें इनकरेक्ट बतानी है आपको. पहला है, ह्यून सांग कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू हिनयान बुद्धिज्म. सेकंड, ही अबॉलिश्ड द डाउरी सिस्टम इन हिज किंगडम. थर्ड है, ही ऑर्गेनाइज्ड द रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज. इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से हैं हर्षा के रिगार्डिंग? ऑप्शंस आर 1 and 2, बी यानी 2 ओनली, सी 3 ओनली या 1 and 3. अब एक एक करके मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, लेकिन आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करेंगे क्वेश्चंस को, है ना. तो प्लीज डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड. आंसर से एक एक करके बताता हूं. पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो फाउंडर था वो पुष्यमित्र शुंग थे, इसलिए आंसर बहुत ही क्लियर रहता है. अग्निमित्र, है ना. मालविका अग्निमित्रम जो है, दैट इज द बुक दैट इज रिटन ऑन द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र. ठीक है ना, एंड मालविका. ठीक है. देन दूसरी जो क्वेश्चन था, यानी टोलमी वाला क्वेश्चन, जिसमें ग्रीक राइटर ने कौन से पोर्ट को मेंशन किया, सतवाहनाज में. अब देखो, आप में से कई लोग कंफ्यूज हो कि इसको सतकर्णी जरूर करोगे, सतकर्णी करोगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने उनके फाउंडर्स के नाम देखे होंगे, कुछ ऐसे करके कंफ्यूज हो गए. तो इसका आंसर है कल्याणी. सी विल बी द आंसर फॉर दिस. कल्याणी इज द आंसर, है ना. कल्याणी का पोर्ट था, जो कि डेक्कन का पोर्ट था, बहुत फेमस, और टोलमी ने इसको बताया भी है सतवाहनाज के रिगार्डिंग. तीसरा सवाल पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि ह्यून सांग ने खुद को हिनयान बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था. एक गलत स्टेटमेंट है. हिनयान में नहीं, उसने खुद को महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था. सेकंड सवाल था कि ही अबॉलिश्ड द डाउरी सिस्टम इन हिज किंगडम. हर्षा के बारे में है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डाउरी वाज वेरी मच प्रिवेलेंट इन द हर्षाज किंगडम. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, कि जो रिलीजियस असेंबली कन्नौज में हुई थी, वो हर्षा के रेन में हुआ, हर्षा ने कन्वीन करवाई थी. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. आंसर विल बी 1 and 2 इज इनकरेक्ट, है ना. तो 1 and 2 इज इनकरेक्ट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज. अब आपको आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैं देख लेता हूं. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने ऑलरेडी एक बार दिया हुआ है, फिर से मैं आपको दे रहा हूं. व्हाट इज जुडिशियल इंक्रोचमेंट? व्हाट इज जुडिशियल इंक्रोचमेंट? गिव इंस्टेंसेस, है ना. तो जुडिशियल इंक्रोचमेंट क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, आपको इसके इंस्टेंसेस देने हैं. जुडिशियल इंक्रोचमेंट क्या होता है, इसके इंस्टेंसेस आपको देने हैं, प्लस इसका इंपैक्ट आपको बताना है. तो आई होप आप लोग इसको जरूर सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे. डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. आई होप यू विल राइट द आंसर. स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स ऑफ द डे, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है.
पहला जो न्यूज़ है वो है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन पीएम ई विद्या स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉन यूनेस्कोज रिकॉग्निशन कॉल्ड किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज। तो यहाँ पे यूनेस्को का एक रिकॉग्निशन है, यूनेस्को का एक अवार्ड है जिसका नाम है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज जिसको बोलते हैं। ये अवार्ड मिला है जो आईसीटी का यूज़ पीएम ई विद्या स्कीम में हो रहा है। पीएम ई विद्या स्कीम में जो आईसीटी का यूज़ हो रहा है उसको ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को की तरफ से, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज। एंड पीएम ई विद्या आपको प्रोग्राम का पता होगा, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया था 2020 में। एंड दिस प्रोग्राम यूनिफाइज ऑल एफर्ट्स एसोसिएटेड टू डिजिटल या ऑन एयर ऑनलाइन एजुकेशन, जो भी है उन सारे को यूनाइट करने का काम है पीएम ई विद्या, है ना। एंड दिस विल इनेबल मल्टी मोड एक्सेस ऑफ इम्पार्टिंग द एजुकेशन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लर्निंग लॉस को रोकने के लिए, अब आपको पता है कोविड के टाइम में स्कूल्स तो चल नहीं रहे थे तो लर्निंग लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे में लर्निंग लॉस को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी जहाँ तक पॉसिबल थी उसका यूज़ करके कोशिश की गई कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुविधाएं प्रोवाइड करें ताकि ये अपने एजुकेशन को गेन कर सकें। अब आपको पता होना चाहिए पीएम ई विद्या के अंतर्गत बहुत अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जैसे दीक्षा एक इनिशिएटिव है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव बोलते हैं इसको। दीक्षा को क्या बोलते हैं? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड क्वालिटी ई कंटेंट। ये ई कंटेंट प्रोवाइड करता है स्कूल एजुकेशन में, जो मदद करता है स्टेट गवर्नमेंट को, यूटीज़ को। बस आपको QR कोडेड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक भी मिल जाती हैं। टेक्स्ट बुक्स में आप QR कोड रहेगा, QR कोड को स्कैन करो और आप कंटेंट को ऑनलाइन व्यू कर सकते हो, है ना। इसके अलावा स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स हैं, वन क्लास वन चैनल जिसको बोलते हैं। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा है, वन क्लास वन चैनल जो है वो स्वयं प्रभा टीवी है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक के अलग अलग चैनल्स हैं, है ना। अलग अलग 30-32 चैनल्स दिए हुए हैं। एंड यू कैन यूज इफेक्टिवली यूज द रेडियो ऑल्सो, रेडियो एंड CBSE पॉडकास्ट भी, शिक्षा वाणी जिसको बोलते हैं। शिक्षा वाणी क्या है? रेडियो पॉडकास्ट के माध्यम से। तो देखो टेक्नोलॉजी के अलग अलग मीडियम्स ले लिए गए, मोबाइल ले लिया गया, रेडियो ले लिया गया, ऑनलाइन ले लिया गया, एंड इन सब का यूज करके एक ई विद्या बनाया गया। यूट्यूब NIOS की वेबसाइट पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इसी को ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। सेकेंड जो न्यूज़ है वह है स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी INS तलवार इज करेंटली डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प के लिए इसको किया गया है। तो इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया ऑपरेशन संकल्प इन द गल्फ रीजन में किया था। आफ्टर मैथ ऑफ डिटीरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस इन द रीजन, जब सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो गई थी थोड़ा, गल्फ ऑफ ओमान में कुछ मर्चेंट शिप्स के ऊपर अटैक हुआ था, तो ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा रीजन कौन सा था आपका? गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन था। ये हॉर्मुज स्ट्रेट आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको एक बार मैप दिखाता हूँ, आप अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए। अब ये आपको स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा, अगर आप देखें यहाँ पे ढंग से तो यहाँ पे ईरान वाला रीजन दिख रहा है, ये ईरान वाला रीजन है, दिस इज द ईरान वाला रीजन एंड दिस इज योर सऊदी अरेबिया वाला, पर्शियन गल्फ वाला रीजन। यहाँ पे इराक है, यहाँ पे कुवैत है, ये कतर है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये ओमान है। इतनी कंट्रीज आपको ज़रूर याद रखनी है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ओमान। इन कंट्रीज़ को अच्छे से देखो, इनका ऑर्डर अच्छे से याद रखो, तो अपने दिमाग में इसका पूरा चित्र बना लो ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं है, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बात को कोई भी मैप आता है तो आपको ये लोकेशंस पता रहे तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ईरान देख लो, इराक देखो, कुवैत देखो, ये सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, है ना। अब ये आपका है पर्शियन गल्फ वाला रीजन, दिस इज पर्शियन गल्फ रीजन एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, और बीच में इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है। तो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ के बीच में आपका क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये कुछ इस तरीके की लोकेशन है जो कि आप अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, जब आप काफ़ी हैंडी हो जाएगा जब आप आगे देखेंगे।
आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरे सवाल पे आते हैं। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एक रोबोट जिसका नाम है क्लीन सेप्टिक टैंक्स। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया एक रोबोट जिसका नाम क्या है, क्लीन सेप्टिक टैंक्स, एंड इट विल एलिमिनेट द मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। इट इज एन एफर्ट टू एलिमिनेट द मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। वैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स का जो ये जॉब है इसको खत्म करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी एक एक्ट बनाया हुआ है ना, तो इसको और पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी बहुत एरियाज में मैनुअल स्कैवेंजिंग की जाती है, तो इसको रोकने के लिए, पूरी तरीके से रोकने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक नया रोबोट डेवलप किया जिसका नाम है क्लीन सेप्टिक टैंक्स, एंड इट विल ट्राई टू एलिमिनेट द मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। एंड ये एक फैक्ट है बेसिकली, आप इसको याद रखिएगा। अब एक लेक कल न्यूज़ में थी, मंगोलिया की एक लेक है खुफ्सगुल लेक, KHUVSGUL, खुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क मंगोलिया का है, जिसको कि अभी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो यूनेस्को का है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें ऐड किया गया है। ठीक है ना, तो ये फ्रांस में कल हुआ, खुफ्सगुल लेक मंगोलिया। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसका क्राइटेरिया, देखो अब मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊँगा ताकि यूपीएससी अगर आपसे कल को कुछ पूछे तो आप उसके लिए तैयार रहें। सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए कि क्राइटेरिया क्या होता है एक बायोस्फीयर रिजर्व के बनने का। क्राइटेरिया क्या होता है? पहला क्राइटेरिया है अ साइट दैट मस्ट कंटेन एन इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन। सबसे पहले तो उस साइट में एक ऐसा कोर एरिया होना चाहिए जहां पे मिनिमल डिस्टर्बेंस हो, जो कि प्रोटेक्टेड हो और जिसकी कुछ वैल्यू हो। ठीक है ना, तो ऐसा एक कोर एरिया होना चाहिए। दूसरा, द कोर एरिया शुड बी टिपिकली ऑफ अ बायोजियोग्राफिकल यूनिट एंड लार्ज इनफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशन। अब वो जो कोर एरिया है वो कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि उसमें कुछ जनसंख्या आ सके, मतलब कि कुछ पॉपुलेशन को वो सस्टेन कर सके अपने अंदर। तीसरा, द मैनेजमेंट अथॉरिटी टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज to bring variety of knowledge and experience to link biodiversity conservation and socio-economic development while managing and containing the conflicts। तो जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो ये काम कर रही हो कि वहाँ पे जो लोकल्स का नॉलेज है उसको भी यूज़ कर रही हो, लोकल्स का सर्वाइवल और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मेक श्योर कर रही हो, और जो कोर रीजन है उसको भी प्रोटेक्ट कर रही हो। तो ये इस तरीके की मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। देन एरिया पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कुछ ऐसे एरियाज जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो ट्रेडिशनल जो रूरल नॉलेज था या रूरल मोड ऑफ लिविंग थी उसको हार्मोनियसली यूज कर सकते हो फॉर द इन्वायरमेंट, ऐसे रीजन्स को चुना जाता है फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर बताऊं बायोस्फीयर रिजर्व का, तो 3 जोन्स है, 3 जोन्स आर देयर। इनको मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूं। यहाँ पे कोर रीजन होता है, फिर ट्रांजिशन रीजन होता है, आपका कोर होता है, फिर बफर जोन होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है। तो कोर हो गया, फिर बफर हो गया, फिर ट्रांजिशन हो गया आपका। तो कोर जोन जो रहता है, इट मस्ट कंटेन द हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। जो कोर रीजन रहता है बीच का, उसमें बिल्कुल हैबिटेट रहता है प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज का, जिसमें हाई ऑर्डर प्रेडेटर्स रहते हैं, जिसमें मतलब एंडेमिज्म हो ऐसे रीजन में, यहाँ पर ये सारे आपके स्पीशीज जो हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोर जोन जो रहती है, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व की हो, नेशनल पार्क की हो, इन सब की हो, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रहती है, और यहाँ पर बिल्कुल आपका मिनिमल आपका डिस्टर्बेंस होना चाहिए, और आपका यहाँ पे जो इसको ह्यूमन प्रेशर से बिल्कुल आपको फ्री रखना है। इस रीजन को, कोर रीजन को ह्यूमन प्रेशर से फ्री रखना है। फिर आता है आपका बफर जोन। बफर जोन जो रहता है वो कोर जोन को सराउंडिंग जोन से कनेक्ट करता है, मतलब कोर जोन और फिर बाहर का जो आउटर जोन है उससे कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है बीच का, उसे बोलते हैं बफर जोन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो यूजर्स एंड एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज किया जाता है इस तरीके से कि इन्वायरमेंट और जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बीच में एक बैलेंस बना रहे, है ना। यहाँ पे जैसे मतलब कुछ ही एक्टिविटीज़ जो है लिमिटेड वे में वहाँ पे अलाउड रहती हैं, है ना। देयर आर सम एक्टिविटीज़ जो कि अलाउड रहती हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रिक्रिएशन हो सकता है, टूरिज्म हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, ग्रेजिंग हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो कोर रीजन को डिस्ट्रॉय कर दें या मेन कर दें।
देन ये भी आपको याद रखना है। देन आपका होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन आउटर मोस्ट पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, एंड इसको डिलिमिटेड नहीं रखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली इट्स अ जोन ऑफ कोऑपरेशन, जहाँ पे नॉलेज एंड मेजरमेंट स्किल्स अप्लाई की जाती हैं और उनको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा प्रिजर्वेशन हो सके। यहाँ पे सेटलमेंट होता है, ज़्यादातर क्रॉप लैंड्स भी होते हैं, मैनेज्ड फॉरेस्ट भी रहते हैं। इंटेंसिव रिक्रिएशन इस रीजन में होता है, याद रखिएगा। बफर जोन में भी माइल्ड रिक्रिएशन होता है, कोर में तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिव होता है आपका ट्रांजिशन जोन में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि मुझे बताने जरूरी थे। इंडिया में जो वैसे अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करोगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन अगर मैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ, जो यूनेस्को का प्रोग्राम है 1970 में जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें 12 आते हैं। इनके नाम है नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्थ्यमाला, कंचनजंगा और पन्ना। तो ये 12 आते हैं, ये आपको याद रखना है। मैन बायोस्फीयर रिजर्व 1970 का प्रोग्राम है, जो कि यूनेस्को का प्रोग्राम है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर्स विल ज्वाइन द सर्विसेज इन जून 2023 सेज आर्मी, एंड रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट होने वाला है, एंड काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है कंट्री में। इसके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो मैं आप आज बना दूंगा, है ना। अग्निवीर का क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से मूव होगा, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो आपका जो भी फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे केरला टू गिव मैक्सिमम वाटर टू तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कोयम्बटूर जो रीजन है, वहाँ पे थोड़ा पानी की कमी थी, तो वहाँ पे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टालिन, उन्होंने लिखा पिनराई विजयन को, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। तो स्टालिन ने पत्र लिखा कि भाई पानी की व्यवस्था करो। तो अब यहाँ पे एक डैम है, सिरुवानी डैम, जो केरला में एक डैम है, सिरुवानी डैम। सिरुवानी डैम, इसका नाम नोट कर लीजिए, लोकेशन के रूप में पूछ सकता है यूपीएससी। आजकल फैक्चुअल ज़्यादा पूछ रहा है, तो वहाँ आपसे क्वेश्चन मिस ना हो, इसको याद रखिएगा। सिरुवानी डैम, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछे इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये पलक्कड़ केरला में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन केरला। अब सिरुवानी डैम का जो पानी है वो रिलीज़ किया जाएगा केरला के द्वारा फॉर द कोयम्बटूर रीजन, ताकि वहाँ पानी की कमी ना हो। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ थी मैं आपको बताना चाहता था फॉर द सिंपल रीजन कि आपको पता रहे कि कौन सा डैम कहाँ पे, कौन सा प्रोजेक्ट है। सो केरला विल बी ट्रांसफरिंग द वाटर टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द कोयम्बटूर रीजन बाय सेंडिंग वाटर फ्रॉम द तिरुवानी डैम, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पॉटेड इन केरला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट, दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। एक तो ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज आपको पता है, स्पिनी हॉर्नटेल। अब देखो ये कैसे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी क्या करता है आपसे, दे विल आस्क यू कि ये स्पीशीज किस उसकी हैं। जैसे दे विल गिव एग्जांपल, जैसे इस साल महाशीर के उन्होंने एग्जांपल दिए थे, महाशीर पूछ लिया था और वो महाशीर फिश निकली। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे बनते, जैसे एमपी की स्टेट फिश जो थी वो महाशीर है। तो कोई भी किसी भी स्पीशीज में महाशीर लिखा हो तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये फिश की स्पीशीज ही होगी। तो ऐसा थोड़ा अपने दिमाग में बैठा करके रखना इस चीज़ को। स्पाइनी हॉर्नटेल नाम का क्या है, ड्रैगन फ्लाई है। स्पाइनी हॉर्नटेल किसकी स्पीशीज है, ड्रैगन फ्लाई की है। और ये मिला कहाँ पे है, कोट्टियूर फॉरेस्ट ऑफ कन्नूर, जो कि केरला में लोकेटेड है। कोट्टियूर फॉरेस्ट ऑफ कन्नूर कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है। और स्पाइनी हॉर्नटेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है बर्मा गोम्फस चॉकुलेंसिस, याद रखेगा, बर्मा गोम्फस चॉकुलेंसिस, दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, यानी बी चॉकुलेंसिस बोलते हैं इसको। एंड ये कोट्टियूर फॉरेस्ट जो कन्नूर का है वहाँ पे ये स्पीशीज मिली है। द स्पीशीज इज नोन टू बी एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। अच्छा, एंडेमिक स्पीशीज पता क्या होती है, एंडेमिक स्पीशीज किसी एक रीजन में ही पाई जाती है, मतलब हर अलग अलग रीजन में नहीं पाई जाती, मतलब वो उस रीजन की ही स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं। जैसे लिख देना कि स्पेसिफिक है, ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स, मतलब ये ओरिजिनली ये वेस्टर्न घाट्स की ही स्पीशीज है, उसके अलावा बाकी रीजन्स में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। तो दिस इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं न्यूज एनालिसिस में पहली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो है अ केस ऑफ द कोर्ट स्ट्रेइंग इनटू द लेजिस्लेटिव स्फेयर। अब ये आर्टिकल जो मैं बता रहा हूँ सर के द्वारा लिखा गया, आर के विस सर के द्वारा, इज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एंड इनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है, जिन्होंने कहा है कि किस तरीके से धीरे धीरे, भले ही अच्छे रीजंस के
कारण क्यों ना हो, लेकिन जो जुडिशरी है दैट इज स्प्रेडिंग इट्स फुट इनटू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। अभी रिसेंटली उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने चूंकि डाउरी के जो केसेस थे, डाउरी के जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे 498A जिस सेक्शन है आप गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत बहुत सारे केसेस आ रहे थे और बहुत सारे फेक केसेस भी आ रहे थे जिसमें हस्बैंड की पूरी फैमिली के अगेंस्ट ये डाउरी का केस लगा दिया जाता है। आप सबको पता होगा कि देखो बहुत सारे रियलिटी के केसेस भी हैं डेफिनेटली, बट बहुत सारे फेक केसेस भी हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, जिसमें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो इन दैट मोमेंट ऑफ रेज या फिर इन दैट मोमेंट ऑफ एंगर आप बोल सकते हैं कि वो उसकी पूरी फैमिली हो गई, जो भी दीदी वीदी भैया भाभी जो भी मिला परिवार से सामने लड़के की फैमिली से, उन सब के ऊपर डाउरी का वो लगा दिया जाता है। और कई पूरी फैमिलीज, आप इनफैक्ट जेल्स का हाल अगर आप देखें, इफ़ यू विजिट अ जेल, अगर आपने नहीं देखी है, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ यू विजिट अ जेल यू विल सी दैट सम ऑफ द इंटायर फैमिलीज आर देयर जो कि 10 साल 7 साल 8 साल 10 साल की सज़ा भुगत रहे हैं एंड दे आर वेल इनसाइड द प्रिजन, है ना। तो कई ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक इंस्ट्रक्शन दिया है पुलिस को कि भैया आप डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करोगे, 2 महीने का कूल ऑफ पीरियड दोगे और हर स्टेट जो है वो एक कमेटी बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहा जाएगा, वहाँ पे आप उनको हैंडल करोगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो कमेटी 2 महीने तक प्राइमरी मीडिएशन करने की कोशिश करेगी और वो देखेगी कि क्या कितनी इसमें वैलिडिटी है, कितना क्या है, उसके बाद आपको अरेस्ट करना है या जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ऑथर ने बेसिक आपको मैंने इशू बता दिया क्या है। अब ऑथर ने यही कहा है कि ऑथर ने कहा कि देखो भले ही अच्छे रीजंस की वजह से हो, प्राइमरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या किसी इंक्वायरी की प्रोसेस जो कि ऑलरेडी सीआरपीसी डिटरमाइन करता है, आपको पता होगा कि सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। प्रोसीजर कोड मतलब कि वो प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से आपको इंक्वायरी करनी, किस तरीके से क्या करना है। तो जो चीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट का डोमेन, और ये भी पता आपको कि सीआरपीसी का लॉ बनाना किसका, लेजिस्लेटिव का काम है। अगर कोई इसमें सेक्शन इंक्लूड करना है, कोई हटाना है, तो वो फिर मंत्रालय लेवल से या फिर आपको गवर्नमेंट लेवल से किया जाता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो काम ऑलरेडी लेजिस्लेचर या सीआरपीसी कोर्ट के थ्रू होता है, क्या हाई कोर्ट या कोर्ट्स उसको आपको प्रोसीजर डिक्टेट कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी आपको पता है सेक्शन 142 जो आर्टिकल 142 है उसमें डिक्री या लॉ पास करने की है परमिशन, मतलब कोर्ट्स खुद लॉ बना सकता है, पास कर सकता है, लेकिन दैट इज फॉर द कंप्लीट जस्टिस एंड ऑल, है ना। तो क्या ये केस ऐसा है कि इसमें सेक्शन आर्टिकल 142 के अंतर्गत हो जाए या ये कुछ। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने वही कहा कि अगर अच्छा भी रीजन है तो आप लेजिस्लेचर को डिक्टेट करो, लेजिस्लेचर को आप बताओ कि भैया आप इस तरीके का लॉ बनाओ, सजेशन दो, बट व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर डिक्टेटिंग द एंटायर प्रोसीजर, यू आर सेइंग दैट दिस इज हाउ द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन। तो वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट एंड वेदर इट इज नॉट फ्लेक्सिंग ऑफ द मसल्स बाय द जुडिशरी, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि पहले एक और ऑलरेडी केस था जिसमें जो राजेश शर्मा केस है, देयर इज अ सुप्रा केस, राजेश शर्मा केस, जिसमें डायरेक्शंस ऑलरेडी थे बट उसमें 2 महीने की जगह केवल 1 महीने का कूल ऑफ पीरियड था। जो ये अरेस्ट ना होने वाला पीरियड था, ये पहले 2 महीने की जगह केवल 1 महीने का कूल ऑफ पीरियड था। तो ऑथर ने कहा कि देखो यहाँ पे पीरियड को बढ़ा देना, क्या ऐसा ना हो कहीं कि कोई वैलिड केसेस भी इसमें फंसने लगे। और इसमें ऑथर ने एक चीज़ और बोली कि क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि सपोज करो कि 2 महीने का कूल ऑफ पीरियड में दोबारा उस महिला पे कोई अटैक हो जाए, है ना, आपने अरेस्ट तो उसको किया नहीं, या इस तरीके से कुछ कि कोई एक व्यक्ति अपनी जान गंवा दे, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, कोई जेन्युइन केस ना खराब हो, ये भी हमको देख करके चलना है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं। सजेस्ट क्या की है ऑथर ने कहा है कि भाई देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज इन अदर देन दिस। पहला उन्होंने कहा कि पुलिस मस्ट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन इशूड इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। तो एक ऑलरेडी केस था 2014 का, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और वहाँ पे ये कहा गया था कि जब तक सफिशिएंट क्रेडिबल रीज़न या मटेरियल आपके अंदर नहीं है आपके पास जो कि ये दर्शाएं कि हाँ भाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द पुलिस टू अरेस्ट द हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स, तब तक आप अरेस्ट ना करें। तो जब अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 केस में ऑलरेडी कहा गया है कि सफिशिएंट मटेरियल एविडेंस होना चाहिए,
क्रेडिबल एविडेंस होना चाहिए। आपको सिर्फ किसी व्यक्ति के कहने मात्र से आपको अरेस्ट नहीं करना है। देयर शुड बी सफिशिएंट मैटर, सफिशिएंट एविडेंस और क्रेडिबल मटेरियल होना चाहिए जो कि ये कहे कि भाई अरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेसेसरी थिंग दैट यू कैन डू एट दिस मोमेंट। तब तक आपको नहीं करना है, तो वो आप तक उसको फॉलो करो। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हों उनको आप रिगरस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, उनको प्रिंसिपल बताओ कि किस तरीके से आपको अरेस्ट करना है, क्या करना है। दूसरा इन्होंने कहा है कि दूसरा इन्होंने मेथड बताया कि लेजिस्लेचर को क्या करना चाहिए, सेक्शन 490A को बेलेबल बना देना चाहिए, है ना। तो दे शुड डिलिबरेट अपॉन एंड मेक सेक्शन 498A IPC बेलेबल, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड सिमिलरली दो द हाई कोर्ट कैन क्वैश अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग which is not compoundable, the legislature can amend and make the offense under section 498A IPC compoundable so that a compromise could be arrived at, है ना। तो इनको 498A compoundable कर देना चाहिए ताकि compromise अगर करना चाहे दोनों पार्टीज तो compromise कर दे without the permission of the competent court, ठीक है ना। तो I hope you got clarity regarding these 3 suggestions given by the author. I hope आप इनको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं सर के, आप इनको याद रखिएगा। एट द सेंटर ऑफ जॉब क्रिएशन, अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 10 लाख जॉब्स जो हैं अगले 2-3 सालों के अंतर्गत लाने वाले हैं, ठीक है ना। 18 महीनों में, सॉरी, तो 1.5 साल के अंतर्गत लगभग 10 लाख जॉब्स आने वाले। तो ऑथर ने कहा कि इससे 4 चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला ये कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक प्रॉब्लम है इंडिया में, उससे भागने की जरूरत नहीं है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अर्लियर व्हाट वाज डन इज दैट डेटा वाज हिडन, डेटा वाज नॉट रिलीज्ड इन द ओपन डोमेन, तो ये सारी चीजें की जा रही थी। तो अब ऑथर ने कहा है कि कुल मिला करके वी हैव अंडरस्टूड दैट यस दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना जरूरी है। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर मतलब जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा है। ये भी हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दैट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट क्रिएटिंग द जॉब्स, इनफ जॉब्स, है ना। तो ये भी समझना। तीसरा इनको ये बोला कि गवर्नमेंट जो नेहरूवियन स्कीम ऑफ डेवलपमेंट थी जिससे वो पहले थोड़ा किनारा कर रहे थे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है लेबर मार्केट में और ऑल। तो यहाँ पे हमको ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके से हम नेहरूवियन मॉडल को मतलब उसको करें, यूज़ करें और किस तरीके से हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन, ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेनिंग एंड ऑल, ये एक और अलग तरीका है। तो ऑथर ने कुल मिलाकर कहा कि 2-3 चीज़ें क्लियर है, मतलब मेन 2 चीज़ें ये है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएट नहीं कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली। अब ऑथर ने कहा कि जो अनाउंसमेंट हुआ है अगर हम उसको डाइसेक्ट करें तो हम ये देखेंगे कि सेंट्रल में जो अभी वैकेंसीज हैं कुछ, अगर जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो 8,72,243 के आसपास है। अगर हम ये मान लें कि वो सारी वैकेंसीज भर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी आपके पास 10 लाख जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट चीज़ जो है वो ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज दैट। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये कही है कि आपको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस, यू विल नीड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस, और वो कहाँ पर है, वो हाउ विल यू अरेंज द फंड, दिस इज अगेन अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इन दिस केस। तीसरा इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो ऑलरेडी बहुत जॉब्स शेड कर रहे हैं, वो ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं या उनको कई जगहों पर हमने देखा है VRS लेने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम्स हैं। तो डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है जो CPSEs हैं कि वो जॉब्स क्रिएट करें। तो 10 लाख की जॉब क्रिएशन तो बहुत ज़्यादा इसमें दम लगेगा, मतलब इतनी क्रिएट करने के लिए। तो दैट इज़ अगेन मेजर इशू कि किस तरीके से गवर्नमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को ये समझना है कि द जॉब्स आर स्टिल अ प्रॉब्लम इंडिया में। हालांकि अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ऑथर ने कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि अगर आप देखेंगे तो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज में जो जॉब्स हैं वो बढ़े हैं, जो शेयर है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयमेंट का इन द इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस वो बढ़ा है। फॉर मैन एग्जांपल, मैन के लिए 71 से बढ़कर के 75 हो गया है, वुमेन के लिए 55% से बढ़ के 57% हो गया है एम्प्लॉयमेंट शेयर इन द इनफॉर्मल ये। लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। ऑथर ने कहा है कि क्वांटिटी बस बढ़ाना हमारा एम नहीं होना चाहिए। दिस अ वेरी मेजर इशू। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको लिख लेना, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो उसमें ये जरूर मेंशन करें कि मेयरली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस इज नॉट द एम, दैट शुड नॉट बी द एम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एम केवल ये नहीं होना चाहिए कि दे आर मेयरली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्संस। क्वालिटी ऑफ जॉब शुड ऑल्सो बी एनहांस्ड,
प्लस जो वो जॉब है अगर वो उस व्यक्ति के स्टैंडर्ड को रेज नहीं कर रही है तो उस जॉब का कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई जॉब करो और अपने मन की कोई भी चीज़ ना कर पाओ उस जॉब में, तो वो जॉब फिर किसी काम की नहीं है ना। आपने जॉब की, अगर थोड़ा बहुत आपको शौक हो तो आपके शौक भी पूरे हों, थोड़ा बहुत आपकी सेविंग भी हो, थोड़ा बहुत आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड भी बढ़े, सारी चीज़ें होनी चाहिए उस जॉब से ना। तो कुल मिलाकर के ये भी आपको मेक श्योर करना है कि जॉब शुड एक्चुअली अल्टीमेटली फुलफिल ऑल दीज थिंग्स एज वेल। तो यही ऑथर ने कहा है कि मेयरली इंक्रीजिंग द नंबर्स शुड नॉट बी द एम, रादर देन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी अलॉन्ग विद क्वालिटी शुड बी द एम, है ना। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ जॉब दैट शुड बी इनहेंस्ड। और जो ILO के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस देखिए, उनको फॉलो करिए, उसके हिसाब से ही आप जॉब्स को और जॉब्स का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एल सल्वाडोर्स बिटकॉइन बेट, अब ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन बस इतना आपको याद होना चाहिए कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है उसने ऑफिशियल किया था रिसेंटली कि उनकी जो करेंसी है उसमें वो बिटकॉइन का यूज़ करेंगे ना। फर्स्ट कंट्री बन गई थी एल सल्वाडोर जो कि इस तरीके से अपनी लीगल टेंडर या लीगल करेंसी बनाया था जिसने बिटकॉइंस को। और अभी बिटकॉइंस का प्राइस पिछले अगर मैं नवंबर के कंपैरिजन में बात करूं तो $70,000 से गिर करके $20,000 पे आ गया है, मतलब हाफ से भी ज़्यादा वैल्यू लूज कर चुका है बिटकॉइन अपनी। तो ऐसे में एल सल्वाडोर की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ड्विंडलिंग स्टेट में है। और एल सल्वाडोर की पहले जो करेंसी थी वो याद रखिएगा डॉलर थी, अभी डॉलर प्लस बिटकॉइन दोनों चल रहा है, लेकिन वो प्रमोट बिटकॉइन को ही कर रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। स्टरलाइट प्रॉब्लम, अब यहाँ पर ये स्टरलाइट का प्रॉब्लम जो है अभी वेदांता ग्रुप आपको पता होगा, वेदांता ने अपनी स्टरलाइट कॉपर जो उनकी कंपनी थी जो कि थुत्तुकुड़ी में खुली हुई थी, थुत्तुकुड़ी केरला में खुली, सॉरी थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु में खुली थी। याद रखिएगा थुत्तुकुड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। यहाँ पे हुआ यह था कि उसमें 13 लोगों की जाने गई थी बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ फायरिंग, है ना, पुलिस फायरिंग हुई थी प्रोटेस्टर्स की, विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 13 पीपल इन May 2018, है ना। कई लोगों ने अपनी जॉब भी खोई है वेदांता के इस प्लांट के कारण। तो स्टरलाइट कॉपर, एक याद रखिएगा कॉपर की यूनिट है, थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु में है और ये बंद था पिछले 4 सालों से। अब वेदांता ने डिसाइड किया है कि इसको हुए दे विल बी सेलिंग दिस प्लांट एंड कहीं और उनको लैंड चाहिए जिसमें वो कॉपर स्मेल्टर यूनिट खोल सकें, सो दैट दे विल बी डूइंग दैट, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओवरऑल ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि देखो क्या है कि कॉपर की ज़रूरत हमको है, ऐसा नहीं, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक मेटल, क्योंकि ये एनर्जी में काम आता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। बाकी के जो देश हैं विंड और सोलर में ट्रांसमिट हो रहे हैं, पावर मतलब शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इनके लिए हमको और ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए रहेंगे जिसमें कॉपर का यूज़ हम करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनेंगे जो भी हैं, कॉपर का यूज़ आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, सो दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऐसे में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू हैव दीज प्लांट्स। अभी पहले वेदांता का ये था, इसके अलावा एक हिंडाल्को का और प्लांट बचा हुआ है जो मेजर स्मेल्टर प्लांट्स अगर कॉपर के देखें इंडिया में। और वर्ल्ड में अगर देखें तो 120 कॉपर स्मेल्टर्स हैं वर्ल्ड में। जितने भी मेजर कॉपर कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं उन सब में के पास कॉपर स्मेल्टर्स रहते हैं, है ना। एंड वहाँ पे ताकि बैलेंस और प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। इंडिया के पास अगर देखो, इंडिया एक कॉपर एक्सपोर्टर भी है, इंपोर्टर भी है। इंडिया अ कॉपर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ऑल्सो। एंड डोमेस्टिक कॉपर प्राइस जो है कॉपर की वो इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज, क्योंकि प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है घटा है पिछले 4 सालों में, ये स्टरलाइट चला नहीं है एंड प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी कि एक स्मेल्टर यूनिट इंडिया में रहे और ताकि हम उसका यूज़ करके अपने प्राइसेस का डोमेस्टिक बैलेंस तो मेंटेन कर ही सके, साथ ही इंटरनेशनल भी हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तो अच्छा है। अब आपको एक और नया कंसेप्ट बताता हूँ, डच डिसीज़ का कंसेप्ट। डच डिसीज़ नाम से डिसीज़ है लेकिन एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जिसमें किसी कंट्री में अचानक से कोई नेचुरल रिजर्व या नेचुरल रिसोर्स मिल जाने से जो उस कंट्री का पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि सपोज करो शेल गैस की डिस्कवरी अमेरिका में हुई थी फॉर एग्जाम्पल, तो अचानक से उनका ऑयल, ये जो शेल गैस वाला प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिच हो गए। तो इससे होता क्या है कि जब किसी कंट्री में इस तरीके की खोज होती है और इसे, तो उनकी जो करेंसी है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाती है, द करेंसी स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग। एंड जब करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो आपको पता है एक्सपोर्टर्स को मज़ा नहीं आएगा, तो बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनमें आपको ग्रोथ कम दिखेगी। तो ये एक अनइवन ग्रोथ जब होती है बिकॉज ऑफ दिस फाइंडिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स और समथिंग लाइक दैट,
उस कारण से जो ये अनइवन ग्रोथ होती है, इसी को हम डच डिसीज बोलते हैं, कि दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट किसी एक सेक्टर में, जिस सेक्टर का रिसोर्स आपको मिला है, वहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी. सो दिस इज द डच डिसीज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. बाकी यहाँ पे अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है. हाँ, मुस्लिम गर्ल्स एवर 15 ईयर्स कैन मैरी. अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको दिया गया है जस्टिस जसजीत सिंह बेदी द्वारा, जिन्होंने ये कहा कि अभी एक केस क्या था वहाँ पे, 16 साल की लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, जिसने कि 21 साल के मुस्लिम लड़के से शादी की थी. तो द कोर्ट हैज सेड दैट दे हैव अपहेल्ड द मैरिज, एंड कहा है कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं उनके अकॉर्डिंग प्यूबर्टी की एज जो होती है, प्यूबर्टी आने की जो एज है, वही एज है कि उसके बाद आप सारे डिसीजंस अपने ले सकते हो, इवन मैरिज के डिसीजन भी. तो यहाँ पे उसी को बेसिस बनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि सिंस इट इज मेंशन्ड इन द लॉ कि एवरी मोहम्मदन ऑफ साउंड माइंड हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज and puberty is presumed in the absence of evidence or completion of the age of 15 years. वहाँ पे क्लियर कट जो मोहम्मदन लॉ है, पर्सनल लॉज में लिखा गया है कि एवरी मोहम्मदन ऑफ साउंड माइंड अटेनिंग एज ऑफ प्यूबर्टी मे इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. एंड प्यूबर्टी अज्यूम क्या होती है, अगर कोई वैसा कोई एविडेंस नहीं है या कुछ ऐसा नहीं, तो 15 ईयर्स की एज कंप्लीट करने को प्यूबर्टी माना जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज देयर. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन ऑन दैट रिगार्ड, ये याद रखिएगा. IIT मद्रास विल सेट अप द 5G टेस्ट बेड फॉर आर्मी. तो IIT मद्रास जो है किसके साथ मिलकर के, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC के साथ मिलकर के स्टैब्लिश करेगा 5G टेस्ट बेड एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि इंदौर में है. याद रखिएगा. आरट्रैक कहाँ पर है, इट इज मिलिट्री कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहाँ पर है, इंदौर में है. वहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी बेड एस्टैब्लिश किया जाएगा फॉर द आर्मी एंड ऑल. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.